नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा मिलने पर 714 लोगों को थमाया नोटिस। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी, कहा प्रदीप कुमार ने। टीपीएफ द्वारा आयोजित शिविर में 730 विद्यार्थियों की आंखों की हुई जांच। जर्नलिस्ट क्लब के पौधारोपण अभियान का त्रिवेणी लगाकर एसपी मनबीर सिंह ने किया शुभारंभ। मॉनसून की बरसात से फसलों को हुआ फायदा। दो वार्डों की सीवर व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में डेंगू की रोकथाम और जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले भर में एंटी लार्वा एक्टिविटी अभियान लगातार जारी है। 1 अप्रैल से इस अभियान को पूरे जिले में शुरू किया गया था। इसको लेकर लगभग 154 सदस्यों की टीम गठित की गई है, जिसमें 16 सदस्य शहरी क्षेत्र के और 138 सदस्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीम में शामिल किए गए हैं। जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि बारिश के मौसम में शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पानी पर मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं और इससे डेंगू के संक्रमण का भी अंदेशा बना रहता है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि बारिश के मौसम में जमाव पानी पर मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं, इसलिए आसपास के इलाके में काला तेल, मिट्टी तेल और सरसों के तेल का छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि लार्वा एरोबिक होता है, तेल की परत बनने के बाद उसको सांस नहीं मिलता और वो मर जाता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में डॉक्टर्स को भी हिदायतें दी गई हैं कि बुखार के मरीजों को मच्छरदानी का प्रयोग करें और लैब में अगर कोई टेस्ट करने के लिए आता है तो उसे नोटिफाई करें। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में अलीजा टेस्ट कराने की कोई फीस नहीं है और निजी अस्पताल के लिए भी 600 रुपए फीस निर्धारित की गई है। बारिश हो गई है, इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज का हमने प्रिवेंटिव मोड को ध्यान में रखते हुए टीम बना रखी है, जिसमें रूरल की टीम 16 टीम है और हमारी जो अर्बन की टीम 16 है और रूरल की टीम 138 है। ऐसे टोटल मिला करके हमारी 154 टीमें हैं और जो टीमें हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करती है, आसपास के एरिया देखते हैं कि वाटर लॉगिंग एरिया हो, तो जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग एरिया होता है उसमें काला तेल है, टेमीफोस की स्प्रे की जाती है और हमारे 20 जो है ब्रीडर चेकर भी है, जो कि हमारे अर्बन में उनमें ये कार्य किया जाता है। दूसरा, हमारी जो अब तक 1 अप्रैल से मुहिम छिड़ी गई थी, उसमें हमने कंटेनर चेक किए हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास और हमारे इसमें कंटेनर चेक के बाद 1980 कंटेनर पॉजिटिव आए हैं और 714 को हमने जो अर्बन एरिया में है उसको हमने नोटिस दिया है। जो हमारे फील्ड में है वहाँ के हम उसको सूचना देते हैं। अर्बन में हम नोटिस देते हैं और रूरल में हम उसको सूचना देते हैं, ताकि ज़्यादा लार्वा पाया जाता है तो वहाँ की पंचायत और यहाँ की अर्बन लोकल बॉडी उसको वहाँ पर स्प्रे करवाया जा सके। स्प्रे 2 तरह की होती है, एक तो डे स्प्रे, एक होती है आउटडोर पे स्प्रे। इंडोर जो स्प्रे होती है वो हम दिन के टाइम में जो धूप होती है उस टाइम में करते हैं और आउटडोर स्प्रे होती है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में करते हैं, ताकि मच्छर जो होता है एंडोफिलिक नेचर में होती है, वो बाहर जहाँ पर धूप नहीं होती वहाँ मिलता है। तो इसमें जो हमारी जो सावधानी है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एनकेफेलाइटिस है, जो और हमारा एक मलेरिया का भी इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज में बीमारी आती है, जो कि एनाफिलीज नाम का मच्छर फैलाता है और ये डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी एनकेफेलाइटिस ये एडीज मच्छर फैलाता है। तो इनको सोर्स रिडक्शन के लिए जैसे मैंने बताया ये कि हमारी 150 से 54 टीमें हैं, वो टीमें हाउस टू हाउस कार्य कर रही हैं। इसके द्वारा हमारा सोर्स रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए अभी तक हमारे पास कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब केस बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने आसपास के जो जितना एरिया है वहाँ पर कोई मिट्टी का तेल, काला तेल, सरसों का तेल डाल के उसके ऊपर डालने से, क्योंकि जो लार्वा हो तो एरोबिक होता है और उसकी परत बनने के बाद उसको सांस नहीं मिलता, वो मर जाता है। दूसरा, एक जो हमारे जो तालाब होते हैं उसमें हम गम्बूजिया फिश भी डालते हैं, तो ये लगभग हमने 150 जो तालाब आइडेंटिफाई करे हैं उनमें गम्बूजिया फिश के बीज डाले हैं, ताकि वो उसका लार्वा को खा सके। तीसरी, ये जो है हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है
उसकी टीम में बताया है कि जो कबाड़ पड़ा हुआ आता है वो इंडस्ट्रियल वाले की जिम्मेदारी लगाई है, वहाँ नेट लगाएं, क्योंकि उसमें जैसी बारिश हुई है उसमें पानी इकट्ठा होगा, 10-12 दिन में जो एग दिए हैं वो लार्वा और मच्छर बन करके दूसरे को आदमी को बाइट करेंगे। तो वो हमारे पास 2 या 3 दिन या हफ्ते का टाइम है कि उसमें वो मच्छर बनने से पहले ही हम उसको नेट से ढक दें, ताकि मच्छर दूसरे स्थान से ना जाएं और बाइट ना करें। तीसरी जो है कि हमारे पास जितने भी हैं हमारे लैब के हैं और प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, उनको हमने सेंसिटाइज किया है कि जो भी बुखार का मरीज आता है उसको आप मच्छरदानी का प्रयोग करवाएं। अगर कोई लैब में पॉजिटिव आता है उसको नोटिफाइड करें। और इसके जो टेस्ट है, जो कन्फर्मेशन है, वो एलाइजा टेस्ट होती है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी टेस्टिंग की सुविधा फ्री होती है, 24/7 चलती है। लेकिन जो बाहर अगर प्राइवेट करवाना चाहता है उसकी रेट भी कैपिंग कर रखी है, 600 रुपये से ज़्यादा वो टेस्ट एक पेशेंट से ना ले। चौथा यह है कि जो पेशेंट बाइट हो जाता है और डायग्नोज हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट की सुविधा के लिए हमारे आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। इसमें 70-80% तो पेशेंट सिर्फ होम की दवाई, रेडीमेड जो दवाई होती है जैसे कि फ्रूट लेना, पैरास्टामोल से है, फ्रूट डाइट से वो ठीक हो जाता है। अगर उस पेशेंट को उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है, ड्राउजी होता है, तो उसमें आईवी फ्लूइड से ठीक हो जाता है। सिर्फ 1 या 2% में प्लेटलेट और प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ सकती है, सिंगल एसडीपी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। जो भी पेशेंट आता है उसके पास हमारी सारी ब्लड कंपोनेंट और प्लेटलेट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। जिला फूड सप्लाई ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा नागरिकों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की योजनाएं भी शामिल हैं। सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए मेरा ई-केवाईसी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जिससे राशन कार्ड धारक घर बैठे ही अपनी ई-केवाईसी कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी राशन कार्ड धारक अपनी अपनी ई-केवाईसी अवश्य करें। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार बीपीएल एएवाई राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की जानी है, ताकि भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ लिया जा सके। ई-केवाईसी प्रदीप कुमार ने बीपीएल एएवाई राशन कार्ड धारकों से आह्वान किया कि वे जल्द से जल्द इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा कार्ड धारक अपने नजदीकी डिपो पर भी कोई ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी व अन्य सहायता के लिए संबंधित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, निरीक्षक के कार्यालय में विभाग के टोल फ्री नंबर तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक भिवानी के कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ई-केवाईसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, उनका प्रमाणीकरण किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिस योजना में जो लाभ ले रहा है लाभार्थी वही एक्चुअल में है। ये योजना कई साल से चली हुई है, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। अब केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया गया, ये कह दिया गया है कि इस साल में ये ई-केवाईसी का काम पूरा कर लिया जाए। हालांकि भिवानी जिला इस मामले में काफ़ी बेहतर स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमारा 66% काम ही पूरा हुआ है। इसको पूरा किया जाना अति आवश्यक है। आगे इसमें जो राशन के लाभार्थी हैं, अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है तो उनको राशन लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए ई-केवाईसी पूरी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए आप जो ऐप आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप मेरा ई-केवाईसी, उस पे भी जा करके उसको डाउनलोड करके उस पे भी अपनी फेशियल ई-केवाईसी की जा सकती है। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए डिपो होल्डर से संपर्क करके उसकी पीओएस मशीन से भी ई-केवाईसी की जा सकती है, और ये 5 साल से ऊपर सभी लाभार्थियों की अति आवश्यक है। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा लिटिल हार्ट स्कूल में मिशन दृष्टि के अंतर्गत आंखों का मेगा जांच शिविर आयोजित किया गया। इस कैंप में 730 विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। साध्वी निर्णय प्रभा ने बच्चों को आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ क्रियाएं बताई और निरंतर करने की अपील की। मुख्य अतिथि घनश्याम श्राफ ने कहा कि समाज की सेवा करना तेरापंथ के लोगों की संस्कृति है और इस तरह के शिविर आयोजन करने से विद्यालय के बच्चों को लाभ पहुंचेगा। लिटिल हार्ट्स ग्रुप के अध्यक्ष त्रिलोक चंद गोयल ने जैन संतों के जीवन शैली को तप और त्याग की शैली बताया।
लिटिल हार्ट स्कूल में आयोजित आंखों के जांच शिविर में डॉक्टर धीर ने आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स दिए और कहा कि इस शिविर में जांच करवाने वाले बच्चों का जरूरत पड़ने पर धीर हॉस्पिटल में 1 सप्ताह तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस शिविर में 730 के लगभग बच्चों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंद बच्चों को आई ड्रॉप्स गौरव जैन द्वारा उपलब्ध करवाई गई। टीएफ के माध्यम से अध्यक्ष अशोक जैन ने इस प्रकल्प के बारे में जानकारी दी और बताया कि आज के दिन देश में 101 स्थानों पर ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और 1 लाख मरीजों की आंखों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। संस्था के संरक्षक सुरेंद्र जैन अधिवक्ता ने शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि टीपीएफ जरूरत पड़ने पर और भी शिविर आयोजित कर सकती है। विद्यालय के एमडी डॉक्टर पवन गोयल ने ऐलान किया कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन के लिए उनका परिवार सदैव तत्पर रहेगा। मेगा आई चेकअप कैंप लगाया गया है, वो इस बात का बिल्कुल क्लियर द्योतक है कि जो ये संस्था है वो समाज का सर्वांगीण विकास, समाज को बहुत अच्छी दिशा देना चाहती है। बच्चों में कोविड की वजह से और स्क्रीनिंग टाइम बढ़ने की वजह से, कंप्यूटर ज़्यादा देखने की वजह से, मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से आज बच्चों की आई लगातार वीक होती जा रही है। इस बात को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कैंप इस विद्यालय में रखने का अपना जो आयोजन किया, उसके लिए मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म को धन्यवाद भी देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये इस प्रकार अपने विजन में लगे रहें। इनका जो ये विजन है कि वास्तव में ही हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समाज में कई बार इन बातों पर विचार होता ही नहीं। लगभग जो लोग हैं वो इस बात पे ध्यान ही नहीं करते। बच्चा कई बार अपनी बात को बता नहीं पाता घर पे कि मेरी आई वीक हो गई है, वो अटेंटिव भी क्लास में कम होता है, लेजी भी हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो ये एक जो पहल की है कि हम पूरे देश में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की तरफ से जो ये मेगा आई चेकअप कैंप लगाया गया है, उसमें लगभग 1 लाख बच्चों का आज आइज का जो ये स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा फायदा समाज को होगा। वो बच्चे जो कई बार अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते कि मेरी आई वीक हो गई है, कि उनको ही नहीं पता होता कि मेरी आई वीक हो गई है, वो आज बच्चे उस हमारे इस मेगा कैंप की वजह से सामने आ जाएंगे और उनका इलाज हो जाएगा। आज 18 जुलाई 2025 को पूरे देश भर में 101 स्थानों पर तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म संस्था द्वारा आई हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भिवानी टीपीएफ ने भी लिटिल हार्ट स्कूल में आई चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर परीक्षित धीर और उनकी टीम ने लगभग 10 सदस्यों ने बच्चों की आंखों की टेस्ट की जाएगी। लिटिल हार्ट ग्रुप के पवन गोयल जी, भावना गोयल जी, संजय गोयल जी, त्रिलोक चंद जी और उनके पूरे स्टाफ ने बड़े तन मन से इस कैंप का आयोजन करने में सहयोग प्रदान किया है। टीपीएफ का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को यदि सुबह प्रारंभ से ही ये जानकारी हो जाए कि वो आंखों की विशेष ध्यान रखें, तो आगे चलकर उनकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, उनके चश्मा नहीं चढ़ेगा। आज के कैंप में बच्चों को दवाई वितरण की जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर अंदर यदि कोई और समस्या है तो डॉक्टर धीर ने उनको निःशुल्क देखने का भी ये निर्णय लिया है। आज लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में जो कैंप लगाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है, जिन बच्चों के आँखों के अंदर चश्मा लगना है या उनकी दृष्टि में कमजोरी है, उसका जांच करना। धीर हॉस्पिटल के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 500 से लेकर 1000 तक बच्चे उनका आज चेकअप होगा और उन बच्चों को यहाँ निःशुल्क दवाई दी जाएगी। उसके बाद फॉलोअप में जब भी वो धीर हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे, तेरापंथ फॉर्म जो है उनको वहाँ ले जाएगी। वहाँ पर भी उनका कोई खर्चा नहीं होगा, उनको उचित सलाह दी जाएगी, पेरेंट्स को बताया जाएगा। क्योंकि बचपन के अंदर ही यदि आँख की बीमारी के बारे में पता लग जाए तो उसके बाद में आगे आँखों की रोशनी में बहुत अच्छा दृष्टि बनती है। इसलिए ये कैंप बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूँ हर संस्था इस तरह के कैंप हर स्कूल में लगाए, क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है। बच्चे संकोच की वजह से कई बार अपनी बातें बता नहीं पाते कि उनको ठीक ढंग से दिखता है नहीं दिखता। कई बार हरा लाल रंग भी उनको पहचान में नहीं आता, लेकिन वो बचा नहीं पाते। मैं अशोक जैन, अध्यक्ष तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म। तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म जैन समाज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक संस्था है। इसके ऑल इंडिया लेवल पे 11,000 मेंबर्स हैं तथा 100 से अधिक जगह पर इसकी ब्रांचेज हैं। आज जो 18 जुलाई को मेगा आई कैंप लगा रहे हैं हम,
ये सारे हिंदुस्तान में एक आज के दिन ही लग रहा है तथा करीबन 1 लाख बच्चों का हमारा टारगेट है कि आज की तारीख में हम इनका आइस ट्रेनिंग कैंप लगाएं। ये हम लिटिल हार्ट स्कूल के स्टाफ के मैनेजिंग डायरेक्टर के आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना सारा परमिशन दिया तथा हम साथ में ही डॉक्टर धीर और उनकी टीम का भी आभार करना चाहेंगे क्योंकि वो सारा आयोजन में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक अगर कोई भी बच्चा उनके पास आएगा उसका वो निःशुल्क इलाज करेंगे तथा हम साथ में निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण का प्रोग्राम है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के 8वें पौधारोपण अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने बिट्स इंटरनेशनल स्कूल परिसर में त्रिवेणी लगाकर किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार विशेष रूप से मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने कहा कि पौधारोपण वर्तमान समय की जरूरत है। तेजी से फैल रहे प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। उन्होंने जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के पौधारोपण अभियान की सराहना की। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने कहा कि जितना पेड़ लगाना आवश्यक है उससे जरूरी पेड़ की देखभाल करना है। क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि पौधारोपण क्लब का स्थायी प्रोजेक्ट है। क्लब की ओर से प्रति वर्ष करीबन 500 पौधे लगाए जाते हैं। एसपी मनबीर सिंह ने कहा कि जितना पेड़ लगाना आवश्यक है उससे जरूरी पेड़ की देखभाल करना है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति 100 पेड़ होने चाहिए, परंतु अभी प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या केवल 28 है, जो बहुत ही कम है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारत में कुल भूखंड का 33% पेड़ और जंगल का होना चाहिए। ऐसा वन नीति में भी तय किया गया है। हम अगर 100 करोड़ पौधे प्रतिवर्ष लगाएं तो हमारा लक्ष्य 45 साल में पूरा होगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध रखना होगा। मनबीर सिंह ने बताया कि देश में 227 बिलियन पौधे लगाए जाने की जरूरत है। उन्होंने जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के पौधारोपण अभियान की सराहना की। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने कहा कि अगर आज जरूरत अनुसार पौधे नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने 7 साल में 3000 से अधिक पौधे क्लब की ओर से लगाए जा चुके हैं। पौधों की देखभाल के लिए क्लब की एक कमेटी भी बनाई हुई है जो समय समय पर जाकर पौधों की देखभाल करती है। आप लोगों की तरफ से ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम था तो अच्छा संदेश है सर। एजुकेशन कम्प्लेक्स में आप पौधारोपण कर रहे हो तो बच्चों को भी एक अच्छा संदेश जाता है और होपफुली ये जो पौधे लगाए गए हैं ये बड़े होंगे और इनको देख के जो बच्चे जो इस संस्था में पढ़ रहे हैं और आपके माध्यम से बाकी शहर को भी जागरूकता मिलेगी और वो भी अपने प्रांगण में पौधे लगाकर उनका पोषण करेंगे। मैं बता ही रहा हूँ कि पर्यावरण आज जिस तरफ हमारा AIQ जा रहा है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनको पोषण करके बड़ा करें ताकि हमारी जो वातावरण है उसमें जो प्रदूषण की मात्रा है वो कुछ कम हो सके। कि हमारे भिवानी के SP श्री मनबीर सिंह जी यहाँ बिट्स स्कूल में वृक्षारोपण के लिए आए, बच्चों की हौसला अफजाई की और इसके लिए क्योंकि पर्यावरण को बढ़ाना देने का उन्होंने अच्छा प्रयास किया है और इसी कड़ी में जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं हमारे ईश्वर धामू जी, जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है भी यहाँ SP साहब से शुरुआत करवा दी, लेकिन अभी 200 के करीब पौधे यहाँ कैंपस में लगाएंगे तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और श्रावण मास में एक अच्छा प्रयास SP साहब के माध्यम से हुआ है और उम्मीद है इस तरीके से पर्यावरण की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण प्रोग्राम भिवानी जिले में इसको दिशा मिलेगी। आज 18 जुलाई को बिट्स स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आरंभ हुआ, जिसमें श्री
मनवीर सिंह एसपी भिवानी ने भाग लिया। उन्होंने पौधारोपण की शुरुआत की। श्री शशि रंजन परमार और श्री धामू जी के साथ मिलकर उन्होंने एक त्रिवेणी लगाई और उसके बाद में बच्चों को भी संबोधित किया, बच्चों को भी पर्यावरण के बारे में जागरूक किया। और मैं प्रिंसिपल होने के नाते ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने पौधे लगे हैं उनमें से मैक्सिमम लगभग सभी की हम रक्षा करेंगे, उनको बड़ा करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश में इन दिनों हो रही मानसून की बरसात ने जहां किसानों के चेहरे खिला दिए हैं, वहीं तापमान में भी गिरावट से राहत मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर पानी से फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर मानसून वर्षा का फायदा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में जून से सितंबर तक 4 महीनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बरसात होती है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। भिवानी जिले में अब तक कुल 132 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, जिसमें 44.4 मिलीमीटर जून माह में तथा 87.7 मिलीमीटर बरसात जुलाई माह में दर्ज की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि भिवानी एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ की मिट्टी अधिक बरसात को सोखने में सक्षम है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी चिकनी है, वहाँ उस क्षेत्र के किसानों को फसलों को बचाए रखने के लिए जल भराव को जल्द ठीक रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खरीफ की फसल को बरसात का काफी अच्छा फायदा हो रहा है। ज्वार, कपास व बाजरा की फसल अच्छे से लगी हुई है। कपास में अब फूल आने शुरू हो गए हैं। अधिक नमी के कारण किसानों को चाहिए कि वे विशेषकर कपास की फसल में कीट प्रकोप का ध्यान रखें। यदि कीट मिलता है तो उसका उपचार कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जरूर करें। गांव पालुआस के किसान नरेश व राजकुमार ने बताया कि अब तक जो बरसात हुई है उससे उनकी ज्वार, बाजरा, कपास की फसल को फायदा हुआ है तथा फसलों में बढ़ोतरी हुई है तथा उनकी डीजल व बिजली की खपत कम हुई। मेरा नाम राजकुमार तंवर है। मैं मधुमक्खी पालना काम पिछले 27 साल से करता हूँ और किसानी का भी काम करता हूँ। हमारे खेतों में बाजरा, ज्वार, कपास की फसलें खड़ी हुई। जो बरसात हुई है वरदान साबित हुआ है। इससे फसल बढ़िया तरीके से लहला रही है। और इस टाइम जो ना अगर ये हमारी जो बारिश हुई है, इससे किसानों के डीजल की भी बचत होएगी, बिजली की भी खपत कम हो जाएगी। इससे बहुत ही फायदा है। मैं मधुमक्खी वालों को विशेष सलाह देता हूँ, इस टाइम अपने मधुमक्खी बॉक्सों को ऊंचे स्थान पर रखें और फीड का पूरा ध्यान रखें, ताकि मधुमक्खी ज्यादा बढ़े और पैदावार फसलों की बढ़िया तरीके से, परागण बढ़िया तरीके से हो। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश कुमार है जी, गांव पालुआस, जिला भिवानी है। हाँ जी, ये जो बरसात हुई है ये किसानों के लिए, हम किसानों के लिए बढ़िया फायदेमंद है। और आगे जो मौसम रहेगा, जो बरसात आओगी वो भी ठीक रहेगी। ज़्यादा जल भराव ना हो तो फसल के लिए बढ़िया है। इतना तो फसल के लिए, फसल ज्वार, बाजरा और कपास की फसल लगा रखी है, तो ये बरसात इसके लिए बढ़िया है। फिलहाल बढ़िया है, इसमें बढ़िया फसल होगी इस बरसात से। जैसे भिवानी में लगातार बरसात देखने को मिल रही है, इसी क्रम में अगर अपने जून माह की बात करें तो जून माह में 44.4 मिलीमीटर बरसात जो है वो देखने को मिली। और जुलाई में अभी तक जो है वो 87.7 मिलीमीटर बरसात हुई है। कुल मिलाकर के 132.1 मिलीमीटर बरसात अभी तक हो चुकी है, जो औसत रेनफॉल से ज़्यादा ही है। और बरसात की अगर आगामी प्रेडिक्शंस को देखें तो आने वाले 3 से 4 दिन जो है उसके अंदर हल्की बरसात होने की संभावना तो है, लेकिन अच्छी बरसात होने की संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा मानसून का जो है वो स्लो होने की संभावना नज़र आ रही है। और अगर बात करें अपने फसलों के ऊपर इसके प्रभाव की, तो अभी वातावरण में लगातार बरसात होने की वजह से नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ये जो पीरियड है इसके अंदर विशेष तौर से किसान भाइयों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कपास की फसल है विशेष तौर से उसकी बुआई को काफ़ी टाइम हो गया और वो फ्लावरिंग स्टेज पर है। तो इस पीरियड में नमी बढ़ने के साथ साथ फंगल डिजीज है या उसके कीट और बीमारी, जो अन्य कीट और बीमारियां हैं, उनका जो है पैदा होने का और उनसे नुकसान होने का भय ज़्यादा रहता है। तो किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि अपने खेत की हर दिन जो है वो मॉनिटरिंग करें और विशेष तौर से फसल को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि पत्ते हैं उनको नीचे से, उनका तना है, उनकी फ्लावर्स जो हैं उनको देखें। कहीं अगर कोई इन्फेक्टेड फ्लावर या कहीं कोई सिम्टम दिखता है तो कृषि विशेषज्ञ से उचित सलाह लेकर के उसका नियंत्रण समय पर करें।
बारिश से वैसे तो ये जो टाइम पीरियड है मानसून का सीजन 4 महीने रहता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने का जो पीरियड है, इसमें खरीफ की फसलें ज़्यादातर जो बरानी इलाका है या जो वर्षा आधारित है उनमें ये इसी मानसून की वजह से ही खेती हो पाती है। तो ये फिर बरसात तो सभी फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन ज़्यादा बरसात होने की वजह से, वातावरण में नमी ज़्यादा समय तक रहने की वजह से उसमें डिजीज भी साथ साथ आती है, क्योंकि जो फसल के लिए अनुकूल परिस्थिति है वो अन्य कीट और बीमारियों के लिए भी परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपने को लगातार जो है वो अलर्ट रहना है, और अगर कोई कीट और बीमारी अगर दिखे तो उसका समय पर नियंत्रण करना होता है। तो इसी क्रम में किसान भाइयों से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि किसान भाई अपनी जो भी फसल, अगर कोई बाजरा पहले से लगाया हुआ है या कपास है, कपास की फसल में कीट और बीमारी का प्रकोप अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम बार बार किसान भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि कपास की फसल की लगातार मॉनिटरिंग करें, और अगर कोई बीमारी या कीट का कोई सिम्टम दिखता है तो उसका समय पर नियंत्रण करें। शहर का कोई हिस्सा या कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जहां सीवरेज की समस्या न हो। सबसे बुरी स्थिति बाहरी कॉलोनियों की बनी हुई है। वहां पानी की सही ढंग से कोई व्यवस्था न होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी गलियों में ही जमा रहता है। बदहाल सीवरेज व्यवस्था को लेकर डाबर कॉलोनी की गली संख्या 27 तथा उत्तम नगर कॉलोनी की महिलाएं पार्षद सुभाष तंवर व संदीप यादव की अगुवाई में पब्लिक हेल्थ विभाग के अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बाद में अधिकारियों ने उक्त इलाके की पुरानी सीवर लाइन की जगह नई सीवर लाइन डाले जाने का आश्वासन दिया। पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि डाबर कॉलोनी की गली संख्या 27 में अनेक जगहों पर सीवर लाइन जमीन में धंस गई है, जिस वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी मेन हॉल से ही आगे नहीं पहुंच पा रहा। बारिश के दिनों में स्थिति खराब हो रही है। घरों से निकलने वाले पानी के साथ बारिश का पानी आगे बहने की बजाय सड़कों व गलियों में फैल जाता है। हालात ये बनते हैं कि गली व सड़कों पर जमा 1.5 फुट पानी के बीच से ही होकर लोगों को गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। यही स्थिति उत्तम नगर कॉलोनी की बनी हुई है। वहां पर सीवर लाइन बदहाल अवस्था में है। बारिश के पानी के साथ घरों से निकलने वाले पानी आगे नहीं निकल पा रहा, जिस वजह से सारा पानी गली व सड़कों पर फैल रहा है। इस बारे में कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पार्षद संदीप यादव ने बताया कि महिलाओं के विरोध को देखते हुए अधिकारी ने अन्य अधिकारियों को मौके पर बुलाया और 1 माह के भीतर इन दिनों मैं नगर पार्षद वार्ड नंबर 17 से सुभाष तंवर। मेरे वार्ड नंबर 7 की डाबर कॉलोनी की गली है 27 नंबर, उसके आसपास की गलियां भी हैं जिनमें लगातार पानी भरा रहता है। और हमने बार बार हमने माननीय विधायक जी के, मंत्री जी के, अभी पीछे रणवीर गंगवा जी आए थे तो हमने रेस्ट हाउस में भी उनके सामने समक्ष रखी थी, शहर की समस्या, हमारे वार्ड की समस्या रखी थी, और ये वीडियो भी दिखाई थी हमने ये डाबर कॉलोनी की। लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे ही 13 तारीख की रैली होगी उसके 1 हफ्ते के बाद मैं तुरंत आपको टाइम दूंगा, और टाइम देने के बाद मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तो वो 1 हफ्ते का समय भी खत्म होने जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि क्या वो भी हमारी सुध लेंगे। लेकिन आज जब ये भारी भरकम बारिश हो रही है बार बार, तो इसके कारण से लोगों का जीना बड़ा दुर्भर हो रहा है। 2-2 फीट पानी भरा हुआ है, उसके नीचे से अंदर से गुजरना पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के या और आम व्यक्ति है, बुजुर्ग आते भी है, और हादसे भी हुए हैं क्योंकि पानी के चक्कर में वहाँ पर थोड़ा सा आउटर एरिया है तो सांप भी निकलते हैं वहाँ पर, तो ऐसे काफी खतरा मंडराता रहता है उनके ऊपर। मैं संदीप पार्षद वार्ड नंबर 2, हम पब्लिक हेल्थ के पास, डिपार्टमेंट के पास आए अपनी समस्या लेके। एक तो बड़े भाई, अपने छोटे भाई सुभाष तंवर के वार्ड में पिछले 2 साल से लगातार सीवर का पानी भरा रहता है, जिससे आम व्यक्ति को निकलना, बुजुर्ग को का गिरना एक आम बात सी होगी। रोज किसी न किसी को उस वजह से चोट लगती है, और सीवर का पानी है जिससे पशु भी नहीं निकलता, उससे आदमियों को गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे है। और दूसरा, मेरे वार्ड में भी एक 133 नंबर गली, 133 नंबर मकान की गली है जिसके अंदर लाइन ब्रेकेज होगी। बार बार शिकायत कर ली लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके तो कान अपने पब्लिक हेल्थ के तो ये लगा लो, कह दो और इनके ऊपर से चली जाती। ये अधिकारी काम नहीं करते पब्लिक हेल्थ के। और एक कमला मोहन चौक देखा होगा, पिछले 2 साल से पानी की लाइन लीक है जिसका समाधान नहीं। मैं सूरज प्रकाश जैन, एसडीओ पब्लिक हेल्थ सब डिवीजन नंबर 6 सीवर से जी। हाँ जी, आज लोगों की समस्या है कि बरसात में कई बार क्या होता है कि आगे से जो कोई लाइन ब्लॉक हो जाए, मेन लाइन ब्लॉक हो जाए, तो पीछे से सारी लाइन की छोटी ब्रांचेज है वो ब्लॉक हो जाती है।
तो इस वजह से कई शहर में हर जगह काम हो जाते हैं जी, तो कई बार लेबर इधर काम कई गलियों में चली जाती है, तो बीच में एक आधी गली कोई रह जाती है, क्योंकि काम सवेरे से लेकर शाम तक करते हैं। पीछे आपको पता है जी, उस दिन यहाँ 50 mm बरसात हुई थी, तो उसको पानी को निकालने में और में 2 दिन लगे। 2-3 दिन सीएम साहब आए थे, उधर बिजी हो गए। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं, इनकी समस्या मैंने सुन ली है, इनकी समस्या जल्द ही पूरी तरीके से हल करवा देंगे। एक बार मैं पानी उठवा के ताकि गली साफ करवा दें, फिर इसकी जेटिंग मशीन चलवा के हम सुपर सकर चलवा के और सफाई करवा देंगे वो पूरी लाइन की। सही काम था। जिस दिन सीएम साहब आए थे उस दिन आपको बारिश बड़ी जबरदस्त हुई थी और गलियों में पानी भर गया, लेकिन रात को 2 घंटे बाद पानी निकल गया। वो ऐसा था, मैं बताता हूँ जी। उसमें क्या था, सुबह हमने पहले दिन और नेक्स्ट डे सारा स्टाफ हमने वहीं बुला रखा था स्टेडियम में, ताकि भी स्टेडियम का पानी निकल जाए, सीएम साहब आ जाए, क्योंकि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी भाई कहीं यहाँ पानी खड़ा रहा तो सीएम साहब का कैंसिल ना करना पड़ जाए। तो इसलिए पहले हमने सारा स्टाफ वहाँ लगा दिया। सीएम साहब के जाते ही हमने सारा स्टाफ बाजारों में गलियों में लगा दिया और वो पानी निकाल दिया, चाहे पंपिंग से निकाला हो चाहे कैसे भी निकला हो, हमने सारा प्रॉपर कर दिया था और पूरे शहर को सब स्वच्छ कर दिया। अब उसके बाद में बारिश हुई है। और अब चलते चलते सरकार ने प्याज पर लगाया 20% निर्यात शुल्क हटाने का फैसला किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्याज की कीमतों में आई गिरावट से किसानों को राहत प्रदान करना है। माना यह जाता है कि इस निर्यात शुल्क की वजह से ही देश भर के किसानों को प्याज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। प्याज के कारोबारियों का कहना है कि प्याज का बम्पर उत्पादन होने के बाद भी किसानों को इसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा था। किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए ही सरकार ने प्याज से निर्यात शुल्क हटाने का फैसला किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है और देश में सालाना लगभग 3 करोड़ टन प्याज पैदा होता है। इस वर्ष रबी प्याज का उत्पादन 227 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष के 192 लाख टन से 18% अधिक बताया जा रहा है। भारत के कुल प्याज उत्पादन में रबी प्याज का उत्पादन 70 से 75% रहता है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को तो निश्चित तौर पर फायदा होगा, लेकिन आम आदमी को प्याज खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। यही नहीं, सरकार के फैसले से बेहतर क्वालिटी वाले प्याज के बाहर चले जाने के भी आसार हैं। यानी उपभोक्ताओं को न केवल महंगा प्याज खरीदना पड़ सकता है, बल्कि प्याज की गुणवत्ता में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा मिलने पर 714 लोगों को थमाया नोटिस। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी, कहा प्रदीप कुमार ने। टीपीएफ द्वारा आयोजित शिविर में 730 विद्यार्थियों की आंखों की हुई जांच। जर्नलिस्ट क्लब के पौधारोपण अभियान का त्रिवेणी लगाकर एसपी मनबीर सिंह ने किया शुभारंभ। मॉनसून की बरसात से फसलों को हुआ फायदा। दो वार्डों की सीवर व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।